गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज दोबारा से उसको स्टार्ट लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे एसटीबी बुक के अंदर, जैसे जिन्होंने पढ़ा है चैप्टर 4, तो उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके जो है 4 फेजेस दिए गए हैं। और बाकी जैसे एनटीबी बुक है उसमें 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि लाइक एसटीबी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो आप बुक ले लें, उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स हैं हम उनको देखेंगे और उसके बाद जैसे एनटीबी बुक को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे आते हैं लाइक एसटीबी बुक का पोर्शन है, उसको ज़रा देखते हैं एसटीबी बुक के हवाले से। तो एसटीबी बुक के हवाले से लाइक जो चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस करते हैं कि एसटीबी बुक के अंदर क्या लिखा हो। एसटीबी बुक के अंदर जैसे आप देखें, इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया। 4 फेजेस है। कौन से 4 फेजेस हैं? जैसे सबसे पहले फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज थोड़ा ये बेसिक है, इस वजह से हम यहाँ से इसको स्टार्ट लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज जो है डे 1 to 5, 28 डेज की जो साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। जिस तरह से नंबर 2 जो है फोलिकल फेज है, और फोलिकल फेज के अंदर जैसे डे 6 टू जो 12th डे तक जो इवेंट्स होंगे। नंबर 3 जो है ओव्यूलेशन फेज है। ओव्यूलेशन जो फेज होता है, ओव्यूलेशन फेज जो बहुत मुख्तसर फेज है, 13 to 15th डे का होगा। और नंबर 4 जो है ल्यूटियल फेज है, या जो कार्पस ल्यूटियम का फेज है। कार्पस ल्यूटियम जिसमें बनता है, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम जो 16th to 28 डे का साइकिल है, ये ल्यूटियल फेज से एल फेज भी कहलाता है। ल्यूटियल फेज, कार्पस ल्यूटियम। तो 28 डेज को 4 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस। चेंजेस किस में हो रही है? लाइक चेंजेस जैसे देखें, एक जहन में चीज रखें, हार्मोनल भी चेंजेस हो रही है साथ साथ, तो ओवेरियन चेंजेस भी हो रही है, और प्लस में यूटेरिन चेंजेस भी हो रहे हैं। ये सब जैसे चेंजेस जो हो रही है एक लाइक कोऑर्डिनेटेड वे के जरिए हो रही है। कोऑर्डिनेशन इन सब की प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज होंगे, उसका इफेक्ट ओवरी पे भी होगा, उसका इफेक्ट जो यूटेरस पे भी होता है। इस तरह से हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर इन इवेंट्स को, जैसे इन 4 फेजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो आगे जो एनटीबी की टॉपिक है या हार्मोन्स का जो लाइक रोल है वो आसानी से समझ में आ जाता है। इस तरह से हम इसको एक ग्राफ की सूरत में लेंगे कि लाइक ग्राफ के अंदर आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जो एक्स एक्सिस है जिसमें ये डेज को शो किया जाता है, डेज डेज के जैसे हवाले से, जैसे एक 1 to 5 डेज है, और दूसरा फेज है जैसे 6 to 12th डे का फेज है, और तीसरा फेज जो है वो 13 to 15th डे का फेज होगा, और चौथा फेज होगा जो 16th to 28 डेज का फेज है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो डेज को शो करती है। वर्टिकल लाइन जैसे आपको पता है कि ये सारी चेंजेस इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से जो हमने पढ़ा है, यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है जिससे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर जैसे ये चेंजेस हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर भी चेंजेस हो रही है, प्लस में जैसे ओवरीज हैं तो उसके अंदर भी चेंजेस हो रही है, और जो हार्मोन्स हैं उनमें भी चेंजेस हो रही है। कौन कौन से हार्मोन कब रिलीज हो रहे हैं, खास तौर पे जैसे ये इवेंट है, जैसे हम इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से यूटेरस के अंदर जो चेंजेस आएंगे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये वर्टिकल लाइन है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। वर्टिकल लाइन जो ग्राफ के अंदर है ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। एंडोमेट्रियम, आपको पता है कि एंडोमेट्रियम, जैसे कल आपने जैसे यूटेरस के हवाले से पढ़ा था कि उसके अंदर जो 3 लेयर्स होते हैं, एक है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसका नेम है एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, इस लाइनिंग के हवाले से चेंजेस जो आएंगी, एंडोमेट्रियम के हवाले से जो चेंजेस आएंगी, सबसे पहले जैसे एम फेज है, इसमें ये लाइनिंग जो शेड हो जाती है, उसके बाद ये लाइनिंग दोबारा डेवलप होती है। मैक्सिमम जो है 16th to 28th डे को ये डेवलप होगी। इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स जो होती है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की जो होती है, इनकी जो शेडिंग होगी, और उसके बाद ये एंडोमेट्रियम दोबारा से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। सॉफ्ट
थिक, वैस्कुलर और स्पंजी हो जाता है। तो ये दोबारा से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है जो ग्रो होती है। जो वर्टिकल लाइन है एंडोमेट्रियम को शो कर रहा है। जैसे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ये शेड होगी और उसके बाद ये दोबारा से बिल्ड होगी। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होती है, दोबारा से बिल्डअप होती है हर 28th डे के बाद। जो अगर जैसे अभी कंडीशन है फर्टिलाइजेशन होती है नहीं होती है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही जैसे देख रहे हैं और उसमें हमने एक लाइक ग्राफ जो बनाया, अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंगली चलेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। जैसे नंबर 1 फेज है दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन फेज है या एम फेज है। जैसे ये एम फेज है, इसे हम कहेंगे एम फेज कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन और एम फेज है। और दूसरा 6 to 12 डे का जो एफ फेज है, फॉलिकल फेज। और ये 13 to 15 डे ओव्यूलेशन फेज है। और कार्पस ल्यूटियम और एल फेज है जो 16 to 28 डे का फेज है। हर फेज के हवाले से जो चेंजेस आती जाएंगी हमने इसको ग्राफ की सूरत में, ग्राफिक प्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, हम इसको देख रहे हैं। लाइक सबसे पहले जैसे डे 1 to 5, इसमें कंडीशन ये होती है कि नो हार्मोन इज कमिंग टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जैसे नंबर 1 फेज के अंदर नो हार्मोन, जैसे ये पूरा हार्मोनल जैसे कंट्रोल और रेगुलेशन होती है। पहले फेज के अंदर यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की तरफ कोई भी हार्मोन जैसे नहीं आ रहा होता है। उसके बाद क्या होगा कि शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होगी, जिसकी वजह से शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होगी, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसकी शेडिंग होगी, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल फ्लो जिसमें जो है अक्सर जो है 50% से ज़्यादा जो ब्लड होता है, म्यूकस होती है। और इसी तरह से एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं, कुछ सिक्रीशंस होती है, वेजाइनल सिक्रीशन, ये सब वेजाइना के जरिए पास आउट होंगे। जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि वेजाइना के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो चाइल्ड बर्थ है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, और दूसरा फंक्शन होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो की सूरत में ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो शेड होगी। और ये ऐसी ब्लीडिंग का फिनोमेना डे 1 to 5 होता है। तो इसमें जो है दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लीडिंग। तो अगर हैवी ब्लीडिंग तो दरअसल ये आगे मेडिकल की सिचुएशन है, यहाँ पे जो है ब्लीडिंग होती है और इसके रिजल्ट में मेंस्ट्रुअल फ्लो डिस्चार्ज होता है वेजाइना से। उसके बाद डे 5 के बाद जैसे डे 6 to 12 डे, इसे हम एफ फेज कहते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फॉलिकल। आपको पता है कि एंटीरियर जैसे स्टार्ट लेंगे जीएनआरएच से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसका नेम है एफएसएच। जैसे एफएसएच हार्मोन जो किस पे इफेक्ट करेगा, एफएसएच हार्मोन का इफेक्ट जैसे फॉलिकल्स पे होता है। फॉलिकल्स जैसे काफी सारे फॉलिकल्स देखिए साथ साथ में, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, हार्मोन्स एज वेल एज ओवेरियन साइकिल एज वेल एज वो चेंजेस जो है यूटेरस के अंदर, तीनों की आपस में जैसे कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे बॉडी केमिकली अवेयर हो गई थी कि लाइक नो हार्मोन इज कमिंग, एंडोमेट्रियम की तरफ से कोई भी हार्मोन जब नहीं आ रहा था, नहीं था कोई, तो इसके रिजल्ट में शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग हो गई। उसके बाद जैसे जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा और उसके बाद जीएनआरएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से एफएसएच रिलीज होगा। और एफएसएच का इफेक्ट किस पे होता है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ले लाइक ये स्टिमुलेट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है मैच्योर होने के लिए। जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था ओवरीज के अंदर काफी सारे फॉलिकल्स हैं एक ही वक्त पे, जैसे लाइक स्टिमुलेट होते हैं। ओनली 1 फॉलिकल जो मैच्योर होता है, उस फॉलिकल के अंदर एक सेल होता है। तो जाहिर है अब मैच्योर फॉलिकल भी मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे एनटीबी बुक के अंदर जैसे लिखा हुआ है, एनटीबी बुक के अंदर कि जो मैच्योर फॉलिकल होगा उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। जैसे एफएसएच का इफेक्ट फॉलिकल पे, जिसकी वजह से जो मैच्योर फॉलिकल बनेगा, जो मैच्योर फॉलिकल बनेगा, मैच्योर फॉलिकल बनेगा उसमें जो है यकीनन जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। मैंने ये ईस्ट्रोजन लिखा है, यहाँ से ना मेरे से पूछे कि लाइक ये ब्लू कलर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस सर नो, वरना कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक एंड ब्लू नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे ये महसूस हुआ, तो इसको व्हाइट
ये ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है फॉलिकल्स को मैच्योर कराता है, मैच्योर फॉलिकल्स बिकम मैच्योर। फॉलिकल जो है ये मैच्योर होते हैं। ये GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, और देन ये इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट। बहरहाल तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट में फॉलिकल मैच्योर होता है, और सॉरी FSH के अंडर फॉलिकल ये मैच्योर हो रहा है, उसके रिजल्ट में ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो ये होती है कि ईस्ट्रोजन जैसे प्रोड्यूस होता जाएगा, इसकी लेवल बढ़ती जाएगी, तो FSH को स्टॉप करता है, FSH को स्टॉप करता है, FSH को स्टॉप करेगा, और ईस्ट्रोजन हार्मोन की इफेक्ट की वजह से LH की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। एक तरफ से ईस्ट्रोजन का इफेक्ट ये है कि ये इट इनहिबिट्स लाइक ये ईस्ट्रोजन जो है FSH की सिक्रीशन को स्टॉप करेगा और LH की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। तो ईस्ट्रोजन का ये इफेक्ट होता है, जैसे हम कहेंगे कि ये डबल इफेक्ट जैसे हुआ। एक तरफ से जैसे ईस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग लेवल की वजह से FSH को स्टॉप और LH को रिलीज करवाता है। तो देखिए ये जो सब इवेंट्स जो है डे 6 to 12th डे तक हुई है, जिसके अंदर फॉलिकल के अंदर जो चेंजेस आई थी, और किसके इन्फ्लुएंस में, FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, जिसकी वजह से मैच्योर फॉलिकल ने अपना हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया, और ईस्ट्रोजन की इफेक्ट की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH हार्मोन भी रिलीज हुआ। तो इस वजह से इस फेज का नेम F फेज रखा गया है, फॉलिकुलर फेज, बिकॉज इन मैच्योर फॉलिकल्स में भी हार्मोन जैसे जो प्रोड्यूस होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, उसका भी इफेक्ट होता है, किस पे होता है, इस यूटेरस पे होता है। अब हम देखते हैं कि जब भी ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस होगी, तो यूटेरस पे उसका क्या इफेक्ट होता है। उसकी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो पहले यूटेरस यूटेरिन लाइनिंग जो शेड हो चुकी थी, इसकी दोबारा जैसे ये हीलिंग कर रहा है। शेडिंग जो हुई थी, यूटेरिन लाइनिंग की जो शेडिंग हुई थी, फ्लो की सूरत में वेजाइना से पास हुआ था, इसको दोबारा से जैसे हील कर रहा है। और ये हीलिंग का टर्म जैसे हमारे NTB बुक के अंदर भी मौजूद है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन के हवाले से, कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है यूटेरिन लाइनिंग की हीलिंग कराता है, रिपेयर कराता है, जो क्योंकि इससे पहले ये शेड हो चुकी थी, तो इसकी रिपेयर होगी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होना शुरू होगी, बिल्डअप होना शुरू होगी। और कब तक, जैसे ये थोड़ी सी बिल्डअप होगी, उसके बाद जैसे F फेज के बाद अनदर फेज आ जाता है। तो यानी शुरू में इनिशियली ईस्ट्रोजन हार्मोन का ये भी एक यूटेरस पे इफेक्ट होता है कि यूटेरिन लाइनिंग को ये बिल्ड कराता है, रिपेयर कराता है, हील कराता है, क्योंकि इससे पहले M फेज के अंदर इसकी जो है शेडिंग हो गई थी, M फेज के अंदर इसकी जो है शेडिंग हो गई थी। तो ये जो है लाइक ईस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट हुआ। उसके बाद जैसे LH की सिक्रीशन जैसे बढ़ेगी, तो आपको पता है कि जो साइकिल जो है 28th डे का अगर साइकिल होगा, बिल्कुल मिड पे, यानी मिड क्या है, 14th डे जो इसका मिड होगा, 14th डे मिड डे होगा, बिल्कुल 28th का जो 14th डे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन। LH हार्मोन जैसे जो फॉलिकल था, जो मैच्योर फॉलिकल था, वो रप्चर हो गया और उसमें एग सेल रिलीज होता है, एग सेल रिलीज हो गया। ये इस प्रोसेस को जैसे ओव्यूलेशन कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, जिसमें एग सेल रिलीज हुआ, एग सेल की रिलीज हुई है, और किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन। और LH हार्मोन आपको पता है ये भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जैसे आपको पता है कि ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से FSH स्टॉप हुआ था और LH की सिक्रीशन हुई थी बिल्कुल 14th डे पे, और मिड ऑफ द साइकिल वहां पे, जिससे फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, और रप्चर फॉलिकल होने के बाद उसमें से लाइक एग सेल रिलीज हो जाएगा। ये किसके इन्फ्लुएंस में, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और LH हार्मोन। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, जो STB बुक के अंदर सब लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट आप देखें कि रप्चर्ड जो फॉलिकल होता है, जो फॉलिकल रप्चर हो चुका है, जो फॉलिकल रप्चर हो चुका है, जैसे हमने नोट किया कि लाइक रप्चर फॉलिकल कब हुआ था, 14th डे पे। अब ये रप्चर्ड फॉलिकल एक येलो मास से भर जाता है, रप्चर्ड फॉलिकल एक येलो मास से भर जाता है,
येलो मास से भर जाता है, इसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटियम। वर्ड मीनिंग इसकी है येलोइश बॉडी। कार्पस ल्यूटियम वर्ड मीनिंग ही है इसकी येलोइश बॉडी। कार्पस ल्यूटियम वर्ड की मीनिंग है येलोइश बॉडी। जैसे कार्पस लफ्ज की मीनिंग होती है बॉडी, ल्यूटियम लफ्ज की मीनिंग होती है येलोइश। येलोइश बॉडी है जो एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बन जाती है, टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसमें कौन सा हार्मोन अब प्रोड्यूस हो सकता है? यासिन साहब आप फीडबैक लें स्टूडेंट्स का। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? कार्पस ल्यूटियम, इरफान साहब, कार्पस ल्यूटियम which hormone is secreted by the corpus luteum? प्रोजेस्टेरोन। एग्जैक्टली आप सही आप बता रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब कार्पस ल्यूटियम जो है ये इसमें टेम्पररी एक जैसे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनी थी जो अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से यूटेरिन लाइनिंग जो मजीद जो थिक वेस्कुलर स्पंजी, सबसे ज्यादा थिक वेस्कुलर स्पंजी लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम की होती है वो इस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये कार्पस ल्यूटियम कर रहा है। और इसकी वजह से जैसे यूटेरिन लाइनिंग ये मेंटेन होती है। कब से लाइक ये जो फेज आर चौथा फेज है जो 16th to 28th डे का फेज है और ये लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा और जिसकी वजह से यूटेरिन लाइनिंग जो है थिक वेस्कुलर, मोर थिक वेस्कुलर और स्पंजी होगी। ये क्यों होती है? बिकॉज के अगर पॉसिबल कोई फर्टिलाइजेशन का अमल हो तो उस एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए यूटेरस प्रिपेयर होती है। हर 28 डे के बाद इसी तरह से यूटेरिन लाइनिंग जो प्रिपेयर होती है जिसमें इसमें ब्लड वेसल्स भी जैसे थोड़ी सी बनती है और ग्लैंडुलर सेल्स भी थोड़े से बनते हैं। थिक वेस्कुलर स्पंजी होती है, सॉफ्ट और जैसे बिल्कुल सरफेस जो स्मूथ एंड सॉफ्ट इनकी बन जाती है ताकि लाइक इस एम्ब्रियो को रिसीव किया जाए। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद जैसे अगर 28th डे को बॉडी अवेयर हो जाएगी कि इफ दो कंडीशन यहाँ में, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन होती है या नहीं होती है इस पे डिपेंड करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये कार्पस ल्यूटियम 3 मंथ्स तक एटलीस्ट पड़ा होता है 3 मंथ्स तक जो है ये रहेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जैसे आपको पता है कार्पस ल्यूटियम जैसे अगर मौजूद है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम भी मेंटेन रहेगा और प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहेगी। हम आम तौर पे जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का रोल या फंक्शन होता है वो ये होता है कि इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी। कैसे प्रेगनेंसी मेंटेन करता है? प्रेगनेंसी इस सेंस में मेंटेन करता है कि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बिल्डअप करता रहेगा और जिसकी वजह से एम्ब्रियो को सपोर्ट मिलती है, इम्प्लांटेशन आगे उसमें होगी तो ये बिकॉज ऑफ इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की वजह से। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स तो ये कार्पस ल्यूटियम रहेगा। इफ डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये नहीं डे 1 वाली चेंजेस जो है ये शुरू हो जाएंगे क्योंकि साइक्लिक इवेंट है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो दोबारा से जो है वही शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग। लास्ट में देखें 28th डे पे क्या था? कार्पस ल्यूटियम था। अब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा 28th डे को। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ तो यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अब सप्लाई जो होगी वो भी नहीं होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो उसके बाद क्या होगा कि लाइक शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होगी, ब्लीडिंग होगी और डे 1 वाली चेंजेस शुरू हो जाती है। इस तरह से जो हमारे एसटीबी बुक में लिखा गया है कि ये इस तरह की इवेंट्स होते हैं या चेंजेस होती रहती है। इस तरह के इवेंट्स होते हैं जो ग्राफ की सूरत में मौजूद है और इसमें आपने जैसे देखा एक हार्मोन्स का भी जैसे रोल है और नंबर 2 जैसे ओवेरियन चेंजेस, ओवरी के अंदर जो चेंजेस होती है वो भी है, प्लस में जैसे यूटेरिन चेंजेस है उनके बारे में भी मौजूद है। एक और जैसे एसटीबी बुक के अंदर है कि जैसे एलएच की इफेक्ट कुछ दूसरे बुक्स में एलएच की इफेक्ट की वजह से ये रप्चर्ड फॉलिकल जो है देन जो है कार्पस ल्यूटियम में बन जाता है, ट्रांसफर होता है। ये भी एक थोड़ा सा रोल बताया गया है इस बुक में कि लाइक
रप्चर्ड फॉलिकल जो है कार्पस ल्यूटियम बनाने में इससे LH का भी एक रोल या किरदार होता है। इसी तरह से हमारे टेक्स्ट बुक में जैसे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में भी जैसे बताया गया है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को LTH कहते हैं, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन और LTH। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो ऐसे ग्राफ वाली तस्वीर है उसके अंदर आप जैसे देखेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से LTH रिलीज हो रहा है। LTH क्या होता है? ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड प्रोलैक्टिन, जिसकी इफेक्ट की वजह से ये कार्पस ल्यूटियम जो मेंटेन रहता है, जिसकी इफेक्ट की वजह से कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा। कार्पस ल्यूटियम अगर मेंटेन होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर है तो ये मजीद थिक वेस्कुलर और स्पंजी हो जाती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक वेस्कुलर स्पंजी होगी तो यकीनन किसको ये सपोर्ट मिलेगी? एम्ब्रियो को मिलेगी, इम्प्लांटेशन होगी, प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। इस तरह से होता है। इसी तरह से जो अदर बुक्स हैं वो लाइक एक और हार्मोन जैसे इनहिबिन हार्मोन जो है, इनहिबिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है। इनहिबिन वर्ड से जाहिर है इनहिबिट करना। वो इनहिबिन हार्मोन किसको इनहिबिट करता रहेगा? यानी जब तक प्रोजेस्टेरोन मौजूद है तो FSH दोबारा से रिलीज नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि जब मींस कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, उसके बाद शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग होती है, उसके बाद GnRH रिलीज होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और FSH रिलीज होगा। जब तक लाइक कार्पस ल्यूटियम मौजूद है, कार्पस ल्यूटियम कहाँ पे मौजूद है? ओवरी के अंदर मौजूद है। कार्पस ल्यूटियम जब तक मौजूद है तो इसमें साथ साथ इनहिबिन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता रहेगा। इनहिबिन जैसे हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा तो उसकी वजह से इनहिबिन लफ्ज की मीनिंग है जैसे इनहिबिट करना, किसकी सिक्रीशन? FSH की सिक्रीशन। जब FSH की सिक्रीशन नहीं होगी तो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे। तो ये रोल होता है कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी जैसा एक इनहिबिन हार्मोन की प्रेजेंस में FSH रिलीज नहीं होगा इनहिबिन हार्मोन की प्रेजेंस में। इसी तरह से सर्टेन कुछ बुक्स हैं या किन जगहों पे इलस्ट्रेशंस में दिखाया गया है कि कार्पस ल्यूटियम की वजह से थोड़ा सा ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहता है। हालांकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसे हमने पढ़ा है कि ये जो मैच्योर फॉलिकल में प्रोड्यूस होता है, रेफरेंस बुक्स में ये भी लिखा गया है कि वो प्लेसेंटा में भी थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। बट अक्सर इलस्ट्रेशन के अंदर ये दिखाया गया है कि कार्पस ल्यूटियम के अंदर कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन भी है, ईस्ट्रोजन भी है, एज वेल एज इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। इनहिबिन की वजह से तो FSH इनहिबिट होता है, और अगर प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे ईस्ट्रोजन अगर मौजूद होगा, ईस्ट्रोजन की मौजूदगी की वजह से भी FSH प्रोड्यूस नहीं होगा। और ईस्ट्रोजन की वजह से भी जैसे यूटेरिन लाइनिंग पे भी इसका इफेक्ट है, इसको वेस्कुलर थिक वेस्कुलर स्पंजी रखने में भी इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का रोल है। तो बहरहाल हम अपनी टेक्स्ट बुक के पॉइंट से चलेंगे, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उन्हीं को देखेंगे कि सिर्फ अब STB में तो यही लिखा हुआ है कि लाइक कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम आते हैं NTB बुक के अंदर। यही जो 4 इवेंट्स या फेज है NTB बुक में किस तरह से इनकी जो डिस्क्रिप्शन है हम इस पे आएंगे। NTB बुक में किस तरह से इनकी डिस्क्रिप्शन है, तो NTB बुक के हवाले से अगर हम देखें कि NTB बुक के अंदर जैसे इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। 3 फेजेस कौन से हैं? लाइक 3 फेजेस के हवाले से देखा जाए, 3 फेजेस तो एक मेंस्ट्रुएशन फेज है, वही डे 1 to 5 डेज है, और दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज है 6 to 12th डे। और जो STB में जैसे लिखा था कि लाइक 6 to ये 14 डेज है, 6 to 12th डे, और देन जो दूसरा फेज था 13 to 15th डे वाला था। तो इसको जो है प्रोलिफरेटिव फेज को लाइक 6 to 14 कलेक्टिवली जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट फेजेस की सूरत में इसको लाइक डिस्क्राइब करते हैं। तो NTB थोड़ा सा एक वैलिड बुक जैसे हमारे टेक्स्ट बुक के हवाले से, तो हम इसको देखेंगे। सीक्रेटरी फेज है जो 15th डे to 28th डे का होता है। तो डेज के हवाले से ये सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि कौन कौन से फेज है। देन हर एक फेज के अंदर जो चेंजेस आएंगे हम उन पे देखेंगे, जो हर एक फेज में जो चेंजेस आएंगे हम उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहला फेज है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, जो डे 1 to 5 होता है।
और इस फेज के अंदर यूटेरस की शेडिंग होती है, शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग होती है, जैसे आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया, ऑल बट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वो शेड होती है। पेरीमेट्रियम तो पड़ा रहेगा, मायोमेट्रियम जो है स्मूथ मसल्स का लेयर है जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होती है और चाइल्ड बर्थ होता है। इनर मोस्ट सबसे डीपेस्ट जो इनर मोस्ट जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वही शेडिंग होती है, उसकी होती है। तो थिक हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम डिटैचेस फ्रॉम द यूटेरिन। हार्मोन डिपेंडेंट क्यों, बाय हार्मोन डिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज किया गया, कौन सा हार्मोन, जैसे थोड़ा टाइप करेंगे उस हार्मोन का जैसे नेम अगर आप आपके जहन में है, यासिन साहब हार्मोन का नेम टाइप करें, कौन सा हार्मोन जिसकी वजह से ये जो लेयर है जो डिपेंडेंट है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जिसकी वजह से यूटेरिन लाइनिंग जो है थिक वेस्कुलर और स्पंजी हुई थी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटेम वाला। फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम डिटैचेस फ्रॉम द यूटेरिन वॉल। डिटैचेस की मीनिंग है शेडिंग होती है, यूटेरस से उसकी शेडिंग होगी। प्रोसेस दैट इज अकम्पनाइड बाय द ब्लीडिंग, और इस मेंस्ट्रुएशन फेज में जाहिर ब्लीडिंग होगी, और कितने दिनों तक ब्लीडिंग का अमल जो 3 to 5 डेज तक ये हो सकता है, वेरिएबल जैसे टाइम है, जैसे हमने अभी थोड़ा पहले पढ़ा था कि लाइक थोड़ी देर पहले कि एसटीबी के अंदर डे 1 to 5 डेज हैं, तो अब ये 3 to 5 डेज ब्लीडिंग की है। द डिटैच्ड टिश्यूज एंड ब्लड पास आउट थ्रू द वेजाइना एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जो भी इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसमें टिश्यूज भी हैं, ब्लड भी है, म्यूकस है, ये सब जो है फ्लो की सूरत में वेजाइना से पास होगा, उससे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसके अंदर ब्लड होता है, म्यूकस होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज होती है और वेजाइनल सिक्रीशन होती है, बट 50% उसके अंदर जो है ब्लड होता है, 50% ब्लड होता है। तो ब्लीडिंग कैरेक्टराइज्ड, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लीडिंग। At the beginning of this stage, ovarian hormones are at their lowest normal level. ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं, ओवरीज के हार्मोन, ओवरीज के कौन से हार्मोन टाइप करेंगे, ओवेरियन हार्मोन। जब ओवेरियन हार्मोन का लफ्ज यूज होता है तो उसका मतलब क्या है, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। ओवरीज के कौन से हार्मोन, ओवरीज के हार्मोन्स जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इन्हें हम कहते हैं ओवेरियन हार्मोन। किस फेज में, जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज में ये हार्मोन जैसे लोवेस्ट की मीनिंग है बहुत ही कम, यानी ना होने के बराबर, या सिक्रीशन जैसे हमने आमतौर पे जैसे जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि स्टॉप हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप हो गई थी तो उसकी वजह से जैसे ब्लीडिंग हुई है। तो ओवेरियन हार्मोन की सप्लाई एंडोमेट्रियम की तरफ नहीं होती है या बहुत ही लोवेस्ट होती है, इसकी वजह से ये शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होती है। देन एफएसएच लेवल बिगिन टू राइज, जैसे मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होगी डे 1 to 5 तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रिलीज होगा। कहाँ से, सीक्वेंस क्या थी, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एफएसएच। और एफएसएच यकीनन किस पे इफेक्ट होगा, फॉलिकल्स पे होगा, काफी सारे फॉलिकल्स है वो कॉम्पीट करेंगे, बट वन फॉलिकल जो है उसमें मैच्योर होता है और मैच्योर फॉलिकल आगे ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बढ़ती जाएगी एफएसएच स्टॉप होगा, नेगेटिव फीडबैक भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है। और दूसरा फेज है जिसे हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन। अब इसमें क्या होगा कि लाइक जो एक प्री ओव्यूलेटरी फेज है, प्री ओव्यूलेटरी फेज है, प्री की मीनिंग है जिससे बिफोर, ओव्यूलेटरी की मीनिंग है ओव्यूलेशन से पहले का फेज है, प्री ओव्यूलेटरी फेज, जो अब डे 6 to 14 डे तक होता है। थ्रू दिस इन्फ्लुएंस एंड राइज ऑफ एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे अभी हमने नोट किया जैसे यूटेरिन लाइनिंग शेड हो जाएगी तो उसके बाद डे 5 पे जैसे एफएसएच की लेवल जो है बढ़ती जाएगी, जैसे एफएसएच की लेवल बढ़ेगी तो आगे उसके रिजल्ट में क्या होगा, एफएसएच ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल द ओवेरियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में आपको पता है कि ओवेरियन फॉलिकल जो है स्टिमुलेट होते हैं। दीज फॉलिकल्स कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर द डोमिनेंस, जैसे हमने कई बार जैसे इलस्ट्रेशन डायग्राम में देखा है, एसटीबी में मौजूद है कि काफी सारे फॉलिकल्स पे एफएसएच इफेक्ट करता है, कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, बट वन नॉर्मली वन फॉलिकल मैच्योर होता है, नॉर्मली एक फॉलिकल मैच्योर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन पर्सन, ग्रेफाई पर्सन का नेम था, तो
ग्रेफियन फॉलिकल वो मैच्योर फॉलिकल होता है। तो ग्रेफ एज अ रिजल्ट वन ऑफ दिस फॉलिकल स्टॉप ग्रो एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट्स, जिसे हम कहेंगे फॉलिकल एट्रेसिया। फॉलिकल एट्रेसिया का मतलब होता है, ये एनटीबी के अंदर टर्म मौजूद है, कि एक फॉलिकल तो मैच्योर हुआ, बाकी फॉलिकल कहाँ जाएंगे, जो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। ये एक जनरल टर्म है, डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है काफी सारे फॉलिकल्स हैं, उन पे एफएसएच एक्ट करता है, बट वन फॉलिकल मैच्योर होता है, बाकी रिमेनिंग कहाँ फॉलिकल जाएंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो डीजनरेट फॉलिकल जब डीजनरेट हो जाते हैं, उस अमल को कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया कहते हैं। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया एक जनरल टर्म है जिसमें डीजनरेशन रिजर्प्शन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल होती है, जिसमें ओवेरियन फॉलिकल जो है डीजनरेट हो जाते हैं, रिजर्व होते हैं, उस अमल को हम कहेंगे फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, रिमेनिंग फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, एक फॉलिकल जो है मैच्योर हुआ है। वन डोमिनेंट फॉलिकल इन द ओवरी कंटिन्यूज टू मैच्योर एंड बिकम मैच्योर फॉलिकल। और मैच्योर फॉलिकल का नेम क्या है आपको पता है, मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल। देखें डे 5 के बाद जैसे एफएसएच की लेवल बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, तो एफएसएच जब इंक्रीज हुआ तो उसका इफेक्ट किस पे हुआ, काफी सारे फॉलिकल्स पे हुआ। कंपटीशन हुई, वन फॉलिकल मैच्योर हुआ, एक फॉलिकल जैसे मैच्योर हुआ तो जाहिर है अब वो क्या करेगा, मैच्योर फॉलिकल आगे एक अनदर हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, एफएसएच की सिक्रीशन को स्टॉप करेगा। तो इसी तरह से एफएसएच स्टिमुलेट्स ग्रेफियन फॉलिकल टू सीक्रेट ईस्ट्रोजन which in turn vascularization of endometrial lining of the uterine wall। तो देखिए वेस्क्यूलराइजेशन की मीनिंग होती है ब्लड सप्लाई उसको वापस मिल जाती है। वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती है, वेस्क्यूलर होती है, स्पंजी होती है, वेलवेटी होती है, सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है। तो ये सब चीजें शुरू में सबसे पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट में होते हैं। हमने जैसे पहले ही पढ़ा ईस्ट्रोजन का इफेक्ट ये होता है कि यूटेरिन लाइनिंग जो उसकी जिनकी शेडिंग हुई थी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिपेयर करने का काम ईस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। वही सेम बात है, कॉन्सिक्वेंटली द एंडोमेट्रियम बिकम्स वेलवेटी। वेलवेटी की मीनिंग होती है सॉफ्ट एंड स्मूथ। जैसे वेलवेट एक क्लॉथ भी होता है, तो इसी तरह से जो सॉफ्ट एंड स्मूथ चीजों के लिए वेलवेटी टर्म यूज होता है। वेलवेटी 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 थिक एंड वेल वेस्कुलराइज्ड। वेल वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है इसमें रिच ब्लड सप्लाई भी आ जाएगी, रिच ब्लड सप्लाई भी आएगी। तो ये सारी चीजें किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। नॉर्मली सर्वाइकल म्यूकस इज थिक, नॉर्मली सर्वाइकल म्यूकस इज थिक। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि सर्विक्स जो पोर्शन है, नैरो एक नेक ऑफ यूटेरस जो है उसके अंदर एक योक पलक जैसा या थिक योक आ जाती है। थिक योक आ जाती है तो उसमें स्पर्म्स की एंट्री भी नहीं हो सकती आगे, आगे जो है यूटेरस और देन ओविडक्ट स्पर्म्स नहीं जाते हैं। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से यही जो थिक जो पलक लाइक योक होता है इसमें चैनल्स बन जाते हैं ताकि स्पर्म्स की एंट्री हो सके। तो ये काम ईस्ट्रोजन हार्मोन की इफेक्ट की वजह से होगा। नॉर्मली सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की मीनिंग है सर्विक्स रीजन जो है उसकी म्यूकस। सर्विक्स रीजन आपको पता है यूटेरस का पार्ट है, उसका रीजन इज थिक बट राइजिंग ईस्ट्रोजन लेवल। पर इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की इंक्रीज की वजह से क्या होगा, काजेज इट टू थिन एंड बिकम क्रिस्टलिन फॉर्मिंग चैनल्स, फॉर्मिंग चैनल्स। तो उसमें चैनल्स बन जाते हैं और चैनल किस मकसद के लिए होते हैं, ताकि स्पर्म की एंट्री हो आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। चैनल बन जाएंगे दैट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूटेरस। ये भी एक ईस्ट्रोजन हार्मोन का अनदर इफेक्ट है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट। तो आप देखें डे 6 to 14 के अंदर जैसे क्या कौन कौन सी चेंजेस हुई है, वेरी सिंपल कि एफएसएच की लेवल इंक्रीज हुई है। एफएसएच की लेवल इंक्रीज होने के बाद उन्होंने काफी सारे फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, कंपटीशन हुई। वन डोमिनेंट फॉलिकल जो मैच्योर हुआ उसका नेम है ग्रेफियन फॉलिकल, उसने ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस किया। ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक वेस्कुलर और स्पंजी हुई, प्लस में जो म्यूकस थी सर्वाइकल म्यूकस थी वो पहले थिक थी, अब वो थिन चैनल्स बन जाते हैं ताकि उसमें स्पर्म की एंट्री हो सके। बाकी ये फॉलिकल डीजनरेट हो गए जिसपे ईस्ट्रोजन का शुरू में इफेक्ट था। डीजनरेशन के अमल को हम कहेंगे फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, जब फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाए, एक ही फॉलिकल जो मैच्योर हुआ तो वो रहेगा
ताकि उसमें जो एग सेल जो वो जैसे मैच्योर हुआ है। फॉलिकल आपको जैसे बार बार जैसे रिपीटेडली वर्ड यूज हो रहा है, फॉलिकल को आप समझे तो एक सैक या बैग है जिसके अंदर काफी सारे सेल पड़े, अंदर सेंटर में एक सेल मौजूद है, उसे हम कहते हैं फॉलिकल कहते हैं, उसे हम कहते हैं फॉलिकल कहते हैं। तो इसी तरह से जो है फॉलिकल, बाकी रिमेनिंग फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, सॉरी एक फॉलिकल जो मैच्योर होगा आगे रप्चर होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। रिमेनिंग फॉलिकल जो मींस मैच्योर नहीं हो सकी कंपटीशन की वजह से, जैसे एक फॉलिकल मैच्योर हुआ था वो डीजनरेट हो जाएंगे। इस डीजनरेटिंग फॉलिकल्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। होपफुली आपने ये 6 to 14th डे की चेंजेस वही सेम है STB बुक वाली, वही सेम आपने जैसे पढ़ ली होंगी। अब आखिरी फेज पे हम आते हैं, लाइक है नो सर अभी है स्कीम, बट आखिरी कल हम डिस्कस करेंगे आखिरी फेज को। तो इसमें जैसे ईस्ट्रोजन एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हम बार बार रिपीटेडली ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि एफएसएच का इफेक्ट किस पे हुआ है, फॉलिकल पे हुआ है, और फॉलिकल्स ने अपना एक हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया, और अब ईस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से नेगेटिव फीडबैक है, यानी अब एफएसएच की सीक्रेशन को स्टॉप करेगा, जिसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। Therefore, as concentration of estrogen rises, the level of FSH falls. तो वेरी सिंपल, जैसे ही ईस्ट्रोजन की लेवल बढ़ती जाएगी, ईस्ट्रोजन हार्मोन की, तो FSH लेवल आहिस्ता आहिस्ता इसकी सीक्रेशन ड्रॉप होती जाएगी, कम होती जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इस अमल को हम कहेंगे ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। दिस इज अ सिग्नल फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज LH। तो हमने पहले ही जैसे नोट किया कि ईस्ट्रोजन का एक तरफ से काम ये होता है कि FSH की सीक्रेशन को स्टॉप करना, और दूसरी तरफ से जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो अगर स्टिमुलेट होगा और उसमें LH की प्रोडक्शन होगी, LH की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, FSH की सीक्रेशन को स्टॉप करता है। तो इसी तरह से जैसे ही LH आगे रिलीज होगा एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज और 14th डे, और उसके बाद एकदम जैसे अगर LH की कंसंट्रेशन अगर इसमें ज्यादा इंक्रीज हुई है तो फॉलिकल रप्चर होगा और उसमें एक सेल रिलीज होगा, और एक सेल रिलीज होने के बाद किस में इंटर होगा, स्टूडेंट टाइप करे। जैसे ओव्यूलेशन का मरहला होगा, ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल है, वो फॉलिकल में एग रिलीज होने के बाद कहाँ जाएगा? यासिन साहब आपकी तरफ से रेस्पॉन्स, सेक्शन साहब जी। ओविडक्ट, एग्जैक्टली ओविडक्ट में चला जाएगा। ओविडक्ट इन रिस्पांस टू द सडन रिलीज ऑफ LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एग फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज रिलीज्ड, जो और किस में चला जाएगा? ओविडक्ट में। ओविडक्ट में चला जाएगा, वहां पे पॉसिबल फर्टिलाइजेशन होती है या नहीं होती है, ये डिपेंड करता है। दिस इवेंट इज नोन एज एवोल्यूशन। इस अमल को, कौन सा ओव्यूलेशन का अमल है? जैसे फॉलिकल रप्चर हुआ, जैसे ये फॉलिकल था उसके अंदर एक सेल पड़ा था, ये रप्चर हुआ है, रप्चर हुआ है तो उसमें एक सेल रिलीज हुआ है, इस अमल को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन हुआ है। तो ओव्यूलेशन विच टेक्स प्लेस लेस देन 5 मिनट्स ओव्यूलेशन हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है LH का, LH कन्वर्ट्स रप्चर्ड फॉलिकल टू येलोइश ग्लैंडुलर मास कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटेम, और इसी LH की वजह से देन रप्चर्ड फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप नोट करेंगे, ये भी एक LH का काम है, फंक्शन है। LH का काम एक तो है फॉलिकल को रप्चर किया, एक सेल रिलीज हुआ, दूसरा काम ये भी है रप्चर्ड फॉलिकल को कार्पस ल्यूटेम में ट्रांसफॉर्म, चेंज करना, कन्वर्ट करना, ये भी काम जैसे LH का होता है। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। हार्मोन साथ साथ में आप नोट करते जाएंगे। FSH का काम था फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, बट एक फॉलिकल मैच्योर हुआ, उसने ईस्ट्रोजन बनाया, ईस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए FSH की सीक्रेशन स्टॉप और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से LH रिलीज होगा। जैसे LH रिलीज होगा तो फॉलिकल रप्चर होगा और उसमें एक सेल रिलीज होगा। इस अमल को हम कहेंगे ओव्यूलेशन कहेंगे। LH का एक अनदर फंक्शन भी है कि रप्चर्ड फॉलिकल को, इस रप्चर्ड फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट। और कार्पस ल्यूटियम अगेन एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती रहेगी। ठीक है, कल दोबारा से भी इसको देखेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन है उनके जरिए हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल दोबारा भी जैसे हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे फर्दर, इसके जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कल डिस्कस करेंगे। सी यू बाय टुमारो, थैंक यू।